हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में फिर से आपका स्वागत है। परसेंटेज को लेकर हमारा डिस्कशन एक बार फिर से क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ बिना समय लिए पार्टिसिपेट करने का भाव है। क्वेश्चन हमारे सामने है। लेट अस कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में काफ़ी इफेक्टिव लर्निंग हमारे लिए रह सकती है। मैं डिफरेंट आइडियाज़ के साथ क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करने का भाव रखता हूँ। एलिगेशन की भी एप्लीकेशंस यहाँ पे थोड़ा हमें समझने की ज़रूरत रहेगी। मैं बहुत डिटेल में तो एलिगेशन के नहीं जाऊँगा, बट क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एलिगेशन की एप्लीकेशन से ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। मैं 2-3 अलग अलग तरीके की बातें क्वेश्चंस को लेके आप लोगों से साझा करता हूँ। To strengthen 400 ml of 15% alcohol solution, आपके पास 400 ml का एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलके बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। नॉर्मली सॉल्वेंट के रूप में हम वाटर की बातें करते हैं इन एग्जाम्पल्स के अंदर। तो इस 400 ml के अंदर 15% 60 ml आपकी एल्कोहल है, 60 ml एल्कोहल है और बाकी का सारा बचा हुआ पानी है। आप इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहते हो, 15% से बढ़ा के आप इसको 32% करना चाहते हो, तो एक फार्मासिस्ट वुड नीड एडिशनल प्योर एल्कोहल अमाउंटिंग टू, एक फार्मासिस्ट उसमें कितना और प्योर एल्कोहल ऐड करे जिससे वो 15% की कॉन्सेंट्रेशन से 32% की कॉन्सेंट्रेशन बन जाए। पहली बात मैं बातें करता हूँ ऑप्शंस पार्ट को लेकर। सपोज कीजिए मैं 100 ml उसके अंदर प्योर एल्कोहल ऐड करने की बात करता हूँ। 400 ml से टोटल मिक्सचर कितना हो गया आपका 500 ml। एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल पहले कितनी है 60, 100 ml आपने और ऐड की तो कितनी बन गई आपके पास 160। 160 आउट ऑफ 500 इसकी परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो मेरे पास कितना बनेगा, इज इट 32%? यस, द वैल्यू इज 32%। जो हमारी ज़रूरत है तो उस अकॉर्डिंग क्या बनता है, हमारी ये ऑप्शन करेक्ट बनती है। छोटी छोटी कैलकुलेशंस हमारी शार्प हैं तो हम बहुत आसानी से ऐसी करेक्ट ऑप्शंस को सही जज कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन पे ऑल्टरनेट आइडिया की बात करता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन की बात यहाँ पे करता हूँ। एलिगेशन अपने आप में एक बहुत सुंदर टेक्निक है जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमको सही दिशा में हेल्प करती है। हमारे पास यहाँ पे 15% एल्कोहल का सॉल्यूशन है। हमारे पास यहाँ पे जो हम ऐड करना चाहते हैं वो प्योर एल्कोहल मतलब कि 100% एल्कोहल का सॉल्यूशन है। इन दोनों को आपस में मिक्स किया तो मुझे यहाँ पे 32% एल्कोहल का सॉल्यूशन चाहिए। एलिगेशन का ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। दो मिक्सचर्स को हमने मिक्स किया, एक नया मिक्सचर तैयार हुआ जिसकी कॉन्सेंट्रेशंस 32% एल्कोहल है। हम क्रॉस के अंदर इन डिफरेंसेस की बात करते हैं। ये डिफरेंस बनता है हमारा 68 का, ये डिफरेंस हमारा बनता है 17 का। अगर मैं इस रेशो की बात करता हूँ तो ये रेशो बनती है 4:1। ये 4 पार्ट किसको इंडिकेट करता है, इस सॉल्यूशन की क्वांटिटी को इंडिकेट करता है, क्वांटिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। और ये हमारा एक पार्ट किसको इंडिकेट करता है, क्वांटिटी ऑफ प्योर एल्कोहल। अब हमारे पास क्या गिवन था, 400 ml
ये कौन सा सॉल्यूशन है? 15% एल्कोहल का सॉल्यूशन है। तो ये 4 पार्ट हमारे किससे रिलेट होते हैं? इस 400 ml से रिलेट होते हैं। 4 पार्ट 400 ml के होंगे। एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 100 ml। और ये एक पार्ट किसको इंडिकेट करता है? ये हमारे प्योर एल्कोहल को इंडिकेट करता है। फिर से हम सी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, 100 ml को आंसर कर सकते हैं। क्रॉस के इन डिफरेंसेस के इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, द टेक्निक टू बी कॉल्ड एज द टेक्निक ऑफ एलिगेशन। ये काफ़ी सुंदर टेक्निक होती है। आने वाले समय में जब भी इसकी एप्लीकेशंस हमारे सामने होंगी, मैं इससे क्वेश्चन सॉल्व करने का साझा करने का भाव आप लोगों से रखता हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार डिलीवर करता हूँ। एलिगेशन ही अप्लाई करेंगे एक बार फिर से। इस बार हम नोटिस करें ये चीज़ें, ये तीनों कॉन्सेंट्रेशन मैंने किसके टर्म्स में लिए थे? एल्कोहल के टर्म्स में। मैं इन तीनों ही कॉन्सेंट्रेशन को इस बार वाटर के टर्म्स में लेता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पे जब मैं 15% एल्कोहल की बात करता हूँ तो इसके अंदर 85% क्या है? मेरा पानी है। 85% दैट इज वाटर। और जो मैं ऐड कर रहा हूं वो प्योर एल्कोहल है, वो 0% पानी है। वाटर के टर्म्स में चल रहे हैं अब हम। और इनको ऐड करने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन मुझे चाहिए वाटर के टर्म्स में, 32% एल्कोहल होने का मतलब क्या होगा? 68% वाटर। इनके डिफरेंसेस की फिर से बात करूं तो ये डिफरेंस हमारा 68 है, ये डिफरेंस हमारा 17 है। फिर से 4:1 हमारे सामने रहता है। यहाँ पे इस बात को बहुत अच्छे से नोटिस करें हम, ये 4 पार्ट किसको इंडिकेट करेगा? इस सॉल्यूशन की क्वांटिटी को। देखो मेरे शब्दों को नोटिस करो आप, मैं बोल रहा हूं ये 4 पार्ट किसको इंडिकेट करेगा? सॉल्यूशन की क्वांटिटी को। चाहे आप एल्कोहल के टर्म्स में बैलेंस लगाएं, चाहे ये बैलेंस आप वाटर के टर्म्स में लगाएं, ये जो रेशो हमको मिलती है ये क्वांटिटीज किसके हैं? ये क्वांटिटीज हमारे पास मिक्सचर के क्वांटिटीज हैं। अगर हम ये बोलते हैं 4 पार्ट एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ये 4 पार्ट यहाँ पे वाटर को रिप्रेजेंट करता है, तो बोलना और सोचना गलत होगा। ये 4 पार्ट किसकी क्वांटिटी है? इस सॉल्यूशन की क्वांटिटी है, जिसके अंदर 15% हमारा एल्कोहल है और 85% हमारा पानी है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एंड नीड टू बी वेरी क्लियर। एक पार्ट किसको इंडिकेट करेगा? इस सॉल्यूशन की क्वांटिटी को, जिसमें 0% पानी है, मीन्स ये 100% हमारा प्योर एल्कोहल है। फिर से हम जानते हैं ये जो सॉल्यूशन की क्वांटिटी है ये कितनी है हमारे पास? 400 ml है। 4 पार्ट 400 ml के होंगे तो एक पार्ट हमारा 100 ml का होगा। 100 ml किसको इंडिकेट करेगा? इस 0% वाटर और 100% प्योर एल्कोहल की क्वांटिटी को इंडिकेट करेगा। फिर से वही आंसर डिसाइड होता है जो हमारे क्वेश्चन की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं, आपको केयरफुली इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। देखो हमने एल्कोहल के टर्म्स में इसको अप्लाई किया, वाटर के टर्म्स में इसको अप्लाई किया, इस बात से क्वेश्चन के आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। आपकी क्लैरिटी इन चीजों को लेकर रहनी चाहिए, बट बी केयरफुल। यहाँ पे या तो ये तीनों परसेंटेज हम वाटर के टर्म्स में रखेंगे या फिर तीनों ही परसेंटेज हम एल्कोहल के टर्म्स में रखेंगे। ऐसा नहीं होगा 2% हमने एल्कोहल की रख दी, तीसरी वाटर की रख दी, 2 वाटर की रख दी, तीसरी एल्कोहल की रख दी। अगर ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे तो कंसेप्चुअली हम गलत होंगे। बी केयरफुल फॉर दैट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Let us go for the next one. आप फिर से देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी हम करते रहे हैं और फिर से करने का प्रयास करते हैं।
क्वेश्चन अच्छा है, आप ठीक से समझने का भाव रखना। यहाँ पे फिर से 3 तरीके के ड्रिंक की बातें हो रही हैं, टी को लेकर, कॉफ़ी को लेकर, मिल्क को लेकर। हम 3 का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल हमारा टी को रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल हमारा कॉफ़ी को रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल हमारा मिल्क को रिप्रेजेंट करता है। बोलता है 55% वर्कर टी लेते हैं तो इस कंप्लीट सर्कल की वैल्यू कितनी हो गई 55। 45% ड्रिंक कॉफ़ी, ये कंप्लीट सर्कल हमारे पास 45 एंड अकॉर्डिंगली 40% ड्रिंक मिल्क, तो ये सर्कल हमारे पास कितने का हो गया 40 का। आगे बोलता है 20% ऑफ द वर्कर्स ड्रिंक टी एंड मिल्क बोथ। टी एंड मिल्क बोथ, टी और मिल्क का ये जो बोथ की ऑप्शंस दे रहा है, मैं आपसे क्वेश्चन पुट करता हूं, उसको ध्यान से आंसर करने की कोशिश करना। ये कॉमन एरिया यहां से यहां तक लेना चाहिए एक ऑप्शन, या फिर यहां से लेके यहां तक लेना चाहिए दूसरी ऑप्शन। हमें बहुत स्मार्टली ऐसी बातों को ऑब्जर्व करना है। अगर ये लिखता ड्रिंक टी एंड मिल्क ओनली, तो हमारा ये आंसर डिसाइड होता है यहां से यहां तक। बट अभी के लिए उसने ओनली वर्ड का यूज नहीं किया। वी नीड टू डिफरेंशिएट स्मार्टली। अब ये जो 20% वैल्यू है, ये कहां से कहां तक की वैल्यू है, ये यहां से लेके यहां तक की वैल्यू है, इसलिए मैं इसको सर्कल से यहां पे बाहर ही लिख देता हूं। I think the point is clear. Next is 20% drink coffee and milk both. Coffee and milk का likewise ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू है, ये वैल्यू फिर से हमारी कितनी है 20। और नेक्स्ट क्या है 25% वर्कर टी एंड कॉफ़ी बोथ, तो टी और कॉफ़ी का ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू है, और ये हमारे पास कितना है 25। आगे क्या बोलता है 15% वर्कर्स ड्रिंक ऑल 3, तो ये कॉमन एरिया तीनों का ये हमारा वैल्यू कितना है 15। ये एरिया कितना बचेगा हमारे पास 10, ये एरिया कितना बचेगा मेरे पास 5, ये एरिया भी कितना बचेगा 5। अब 55 में से ये वैल्यू हमारी 30 हो गई, 30 के बाद ये वैल्यू कितनी बचती है 25, ये वैल्यू कितना बनती है 30, 30 के बाद ये वैल्यू कितनी है 15, और ये वैल्यू 25 है, तो ये वैल्यू भी कितनी बचेगी हमारी 15 है। अब सारे एरियाज हमारे फिल हो चुके हैं, सभी को मैं ऐड करता हूं, कोई ओवरलैपिंग इनके बीच में नहीं है। लेट अस ऐड, ये सर्कल 55, 55 और 15 70, 70 और 20 90। 90% वर्कर कंपनी के वो कोई ना कोई एक ड्रिंक पक्का लेते हैं, टी लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, या फिर मिल्क लेते हैं, या फिर कोई 2 लेने वाले हैं तो कोई तीनों भी लेने वाले हैं। 90% लोग वहाँ पे इस तरह के ड्रिंक लेते हैं, तो 10% लोग कौन से लोग हैं 10% कंपनी के वो लोग हैं, वो वर्कर्स हैं जो वहाँ पर इन तीनों में से कोई भी ड्रिंक नहीं लेते। और यही उसने क्वेश्चन में डिमांड किया था, परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु डू नॉट लाइक एनी ऑफ द 3 बेवरेजेस, आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 10%। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन में सबसे अच्छा जो नोटिसेबल बात था वो इस बात को लेकर था कि हम टी एंड मिल्क या फिर कॉफ़ी एंड मिल्क या फिर टी एंड कॉफ़ी की इन वैल्यूज़ को किस तरीके से जज करते हैं। हम इन एरियाज को लेकर इस तरीके की गलती ना करें। I hope the idea is clear. Let us go for the next one. Percentage increase in the number of pens sold by a trader from Tuesday to Wednesday. कहता है मंगलवार से लेके बुधवार तक जो परसेंटेज इंक्रीज होती है उसके नंबर ऑफ पेन्स को लेकर, बिक्री को लेकर,
वो सेम है। किसके सेम है? परसेंटेज डिक्रीज, इस पर डिक्रीज की बातें कर रहा है, यहां इंक्रीज की बातें थी। नंबर परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे। सोमवार से मंगलवार तक जो परसेंटेज डिक्रीज होता है वही परसेंटेज इंक्रीज होता है उसका कब से कब तक? मंगलवार से बुधवार तक। लेट अस सी, बोलता है परसेंटेज डिक्रीज मंडे से ट्यूसडे तक जो परसेंटेज का डिक्रीज है वो कितना दिया हमको? 20% दिया गया है। इट मीन्स जो हमारा मंगलवार से बुधवार तक का जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वो भी 20% होगा। और बोलता है वेडनेसडे के दिन ट्रेडर ने 16 पेन ज्यादा बेचे हैं किसके मुकाबले? दैट ही सोल्ड इट ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे से वेडनेसडे के दिन पे 16 पेन उसने ज्यादा बेचे, 20% पेन ज्यादा बेचे हैं। 80 का 20% वैल्यू कितने के बराबर? 16 के बराबर। 80 कौन से डेटा को इंडिकेट करता है? उसकी बिक्री जो ट्यूसडे के दिन होती है। वेडनेसडे उसने 20% पेन ज्यादा बेचा, 16 पेन ज्यादा बेचा, 96 पेन्स बेचे वेडनेसडे के दिन। बट इसने क्वेश्चन किस पे डिमांड किया था? ट्यूसडे के दिन पे डिमांड किया था। तो लेट अस गो विद दिस वन। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. Fresh fruit contains 68% water and dry fruit contains 20% water. एक ऐसा क्वेश्चन इससे पहले भी हमने सॉल्व किया था. हमारे पास कितना फ्रेश फ्रूट है? 100 kg फ्रेश फ्रूट. इस 100 kg फ्रेश फ्रूट के अंदर 68 हमारा पानी है, तो 32 हमारे पास क्या है? 32 kg सॉलिड कंटेंट जिसके अंदर कोई पानी नहीं है. उसने फ्रेश फ्रूट के साथ साथ यहाँ पे ड्राई फ्रूट की बातें भी की है, बट उसके ड्राई फ्रूट के अंदर क्या है? 20% वाटर है और 80% क्या है? सॉलिड कंटेंट जिसके अंदर पानी नहीं है. अगर मैं इस 32 kg सॉलिड को विदाउट वाटर सॉलिड्स को रिलेट करना चाहता हूं ड्राई फ्रूट के टर्म्स में, तो 80% ये हमारा किसकी वैल्यू बनेगा? 80% की वैल्यू बनेगा ये हमारा ड्राई फ्रूट के टर्म्स में. मैं इसको 80 से डिवाइड कर देता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई फ्रूट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट. कैंसिल करते हैं, आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 40 kg. पिछले वीडियोस के अंदर भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन डिफरेंट डेटास के साथ आप लोगों से साझा किया था. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. बोलता है समीर स्पेंड्स 24% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड. मैं 100 के बेसिस पे बात करके चलता हूं. मैं मान के चलता हूं समीर 100 रुपये कमाता है, तो 100 के बेसिस पे 24 का खर्चा तो उसका चला गया फूड पे और 15 का खर्चा चला गया एजुकेशन पे. 39 का खर्चा हो गया. समीर के पास कितना बचा अब? 61. 25% ऑफ द रिमेनिंग 61 का रिमेनिंग 61 का वो 25% कहाँ पे स्पेंड करता है? एंटरटेनमेंट पे. और 20% कहाँ पे खर्चा करता है? ट्रैवलिंग पे. 61 का 45% खर्चा वो और कर देता है. फाइनली उसके पास कितना बचेगा? 61 का 55%. 61 का 55%. एंड दैट कम्स टू बी 55 33 ऑलमोस्ट
अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू उसके पास बचेगा। इट इज नियर बाय 1/3, वेरी क्लोज टू 1/3। इट मीन्स अगर वो 3 हिस्से टोटल लेके चला था तो 1 हिस्सा उसके पास बचा है, और वो 1 हिस्सा कितने के बराबर है? 10,736 के बराबर। अगर मैं इसको 3 से गुना कर दूं तो उसकी टोटल मंथली इनकम मेरे को मिलती है, और इसका 3 गुना वैल्यू करने पे इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट जो आंसर बनेगा वो 32,000 बनेगा। मैंने चीजों को थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन के साथ डिलीवर किया है। मैं जानता हूं मैं एग्जैक्ट वैल्यूज आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूं, और उसका रीजन भी बड़ा क्लियर है। जब हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल होते हैं तो हमें इस तरीके के अप्रॉक्सीमेशंस का यूज करके अपने कीमती समय को बचाना चाहिए। हम बहुत बारीकी से कैलकुलेशंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिससे हमारा टाइम काफी बार कंज्यूम होता रहता है, वो सही डायरेक्शन नहीं पकड़ पाता। तो हमें ऐसी बातों का एडवांटेज लेना है। अप्रॉक्सीमेशन एक बहुत पावरफुल टूल है, आप उसको यूज करके क्वेश्चंस के अंदर कंसीडरेबल टाइम को सेव कर सकते हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता है नंबर ऑफ वोट्स नॉट कास्ट फॉर प्रजापति इलेक्शन की बातें हो रही है। एक पार्टी की बात है, द नेम ऑफ द पार्टी इज प्रजा पार्टी। जो नंबर ऑफ वोट्स हैं जो उसको नहीं डलते वो इंक्रीज करते हैं 25%। जनरल इलेक्शंस के अंदर, नेशनल जनरल इलेक्शंस के अंदर जो पार्टी को वोट नहीं डले वो 25% ज्यादा नहीं डले। किससे? दैट नॉट कास्ट फॉर इट इन द प्रीवियस असेंबली पोल्स। जो लास्ट असेंबली पोल्स हुए थे, जो वोट्स उसको नहीं डले थे, इस बार 25% की बढ़ोतरी हुई जनरल इलेक्शंस के अंदर। वो वोट्स उस पार्टी को, प्रजा पार्टी को नहीं डले, और प्रजा पार्टी लॉस्ट बाय, प्रजा पार्टी ने ये इलेक्शन हार दिया बाय ए मेजॉरिटी ट्वाइस as large at that by which it had won the assembly election। असेंबली इलेक्शन तो इसने जीता था और जनरल इलेक्शन इसने हारा। असेंबली इलेक्शन में जो मेजॉरिटी इसको मिली थी उसकी डबल मेजॉरिटी से, ट्वाइस से ये इलेक्शन हार गई। आई होप क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो हमको क्लियर है। बोलता है टोटल कितने वोट? 2,60,000 पीपल वोटेड ईच टाइम। जनरल इलेक्शंस में भी 2,60,000 वोट डलते हैं, असेंबली इलेक्शन के अंदर भी 2,60,000 वोट ही डले थे। हाउ मेनी वोटेड फॉर प्रजा पार्टी इन दी असेंबली इलेक्शन? देखो लास्ट में आके चीजें इतनी आसान हो रही हैं अगर हमने क्वेश्चन की लंबी सी स्टेटमेंट को ठीक से जज किया है। असेंबली इलेक्शन हमें मालूम है उसने जीता है लास्ट टाइम। जीत के लिए 2,60,000 वोट में से मोर देन 50% उसको चाहिए। 1,30,000 वोट से उसको ज़्यादा चाहिए ही चाहिए, तभी उसकी जीत होगी। एंड ओनली ऑप्शन, आप गिवन ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन इस बात को सपोर्ट करता है, तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ से आंसर कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन्स के अंदर हम क्वेश्चन को एक कंप्लीट पैकेज के रूप में देखें, हम उसके ऑप्शंस पार्ट को कभी भी इग्नोर ना करें, उसका एक बहुत इफेक्टिव यूज़ करने का भाव रखें, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी आप काफ़ी बार बहुत ही छोटा कर पाएंगे, जैसा इस क्वेश्चन में भी हम इस बात को नोटिस कर पा रहे हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। इनकम ऑफ अ पर्सन डिक्रीज बाय 3,000। एक व्यक्ति की इनकम 3,000 कम होती है। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक से समझना।
रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज्ड फ्रॉम, पहले वो कितना टैक्स पे करता था 15%, अब वो कितना पे करेगा 18%। जो टैक्स पे करता है वो पहले 3 हिस्सा टैक्स देता था, अब 2 हिस्से टैक्स देता है। उसकी इनकम 26.5% इनकम टैक्स फ्री है। हमें चाहिए उसकी इनिशियल इनकम। इनकम उसकी 2 तरीके की है, एक टैक्सेबल पार्ट है और दूसरा हमारा नॉन टैक्सेबल पार्ट है। सबसे पहले तो इस बात को क्वेश्चन में क्लियर कर लेते हैं, जब उसकी इनकम 3000 कम होती है तो उसमें 26.5% पे तो टैक्स का कोई सवाल नहीं बनता। इस 26.5% की वैल्यू को यहां से अलग कर देते हैं, टैक्सेबल पार्ट को अलग कर देते हैं, नॉन टैक्सेबल पार्ट को अलग कर देते हैं। 26.5% 3000 का 26 780 और 15 रुपए और हो गया 795 रुपए। 795 रुपए इसमें से कम कर दो तो मेरे पास वैल्यू क्या बचती है 2205 रुपए, दैट इज टैक्सेबल पार्ट। जो ये सैलरी डिक्रीज हुआ है उसमें 2205 रुपए उसकी वो सैलरी है जिस पे टैक्स का हिसाब लगेगा, बाकी के पार्ट पे टैक्स का कोई हिसाब नहीं लगेगा। नाउ मैं मान के चलता हूं उसकी जो टैक्सेबल इनकम है उसको x मान के चलता हूं। मैंने x किसको कंसीडर किया है, उसकी टैक्सेबल इनकम को। इस टैक्सेबल पार्ट पे वो पहले कितना परसेंट टैक्स पे करता है 15%, तो यू समझो 0.15 ऑफ x ये टैक्स आ गया हमारे पास। दूसरी बार वो 18% टैक्स पे करेगा 0.18, कौन सी वैल्यू पे, x में कितना माइनस हो जाएगी ये वैल्यू 2205 रुपए कम हो जाएगी, क्योंकि 3000 उसकी टोटल इनकम कम हुई थी जिसमें टैक्सेबल पार्ट कितना कम हुआ था 2205। तो टैक्स कितना होगा 18% ऑफ x माइनस 2205। ये रेशो टैक्स की ये रेशो कितने के बराबर है हमारी 3:2 के बराबर है। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हमारा 0.3x होगा और ये हमारा 0.54 इंटू x माइनस 2205। आप यहां से x की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। कैलकुलेशंस थोड़ा सा आपको यहां पे करनी होगी, मैं वैल्यू को डायरेक्ट लिख रहा हूं 4961 रुपये 25 पैसे इट इज। ये हमारा x कौन सी वैल्यू है, ये टैक्सेबल इनकम जिस पे उसने टैक्स पे किया। कितने परसेंट पे वो टैक्स पे करता है 73.5% पे वो टैक्स पे करता है, 26.5 पे उसको टैक्स फ्री है वो इनकम। तो इस वैल्यू की ये जो 4961 रुपये 25 पैसे है ये किससे रिलेट होती है हमारी, ये 73.5 से रिलेट होती है। इससे डिवाइड करने पे 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये पार्ट मुझे मिलेगा टोटल इनकम दैट कम्स टू बी 6750। दैट शुड बी द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन जब मैं बातें करता हूं उसके इनिशियल इनकम को लेकर। I hope the question is clear. Let us go for the next one. Population of a town increases 4% annually. Annually कितना population town की increase करती है 4% increase करती है, but it decrease by immigration annually to the extent of 0.5%.
लोग माइग्रेट करते हैं, आधा % डिक्रीज भी होती है। इफेक्टिव तौर पर ये परसेंटेज कितना इंक्रीज करती है हमारी? 3.5% इंक्रीज करती है। हम जानते हैं जो पॉपुलेशन ग्रो करती है वो किससे रिलेट होती है? हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट से रिलेट होती है। वो कभी भी सिंपल इंटरेस्ट के रिलेट नहीं होती। कंपाउंड इंटरेस्ट हम जानते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। लाइकवाइज जो पॉपुलेशन ग्रो करती है, ग्रोथ ऑन ग्रोथ। अगर मैं 3 सालों की बात करूँगा, एक साल में 3.5, अगले साल में 3.5 के साथ साथ उस पर और फर्दर ग्रोथ का होना, और तीसरे साल में 3.5 की तो ग्रोथ होना ही होना, फर्दर ग्रोथ पे ग्रोथ का और होना। 3.5, 3.5, 3.5, 3 सालों में वैल्यू 10.5 से तो ज्यादा बनेगी ही बनेगी। और ऑप्शन हमारे लिए इतना सपोर्टिव है। What will be the increased percent in 3 years? Answer the question anyhow should be more than 10.5. तो गिवन चॉइसेस का एडवांटेज लेते हुए हम कंफर्टेबली यहाँ पे किसको सेलेक्ट कर सकते हैं? 10.8 को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा और आपको बोल देता हूँ कि हम 10.8 से किस तरीके से और सेटिस्फाई हो सकते हैं। एक साल की ग्रोथ मेरी कितनी बन गई? 3.5। नेक्स्ट ईयर ये ग्रोथ तो बनेगी ही बनेगी, और साथ में 3.5 का 3.5% वैल्यू, 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225.1225 दैट इज। नेक्स्ट ईयर के लिए ये 3.5 की ग्रोथ तो बनेगी ही बनेगी, इसके नाम का 0.125 और इसके नाम का 0.1225, और आगे इसमें भी थोड़ी सी ग्रोथ और बनेगी। आप सभी को ऐड करके देखते हैं तो जो नियरेस्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, इन सबको ऐड करने के बाद अगेन दैट इज 10.8। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। फिर से आप ऑप्शंस का किस तरीके से एक इफेक्टिव और स्मार्ट एडवांटेज ले पाते हैं, वी नीड टू नोटिस दैट वन। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Santosh spends and saves his income in the ratio 8:5. 8 हिस्से संतोष खर्च करती है और 5 हिस्से सेव करती है। 40% खर्चा वो अपने क्लोथ्स पे खर्च करती है। क्लोथ्स का खर्चा बन गया 8 का 40%, दैट इज 3.2। 60% अपने सेविंग का वो बैंक में डिपॉजिट करती है, 5 का 60%। 3 रुपए वो अपनी 5 में से 3 की सेविंग वो बैंक में डिपॉजिट करती है। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? मनी स्पेंड्स बाय हिम ऑन क्लोथ्स, दैट इज 3.2, इज व्हाट % ऑफ द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक? 3.2 इज व्हाट % ऑफ 3? परसेंटेज के लिए मैं क्या करता हूं? इंटू 100। बी स्पेसिफिक। आपसे क्वेश्चन में जो मांगा गया है आप उसी पे काम करें और इधर उधर ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी नीड, हम उस बात पे फोकस करें। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। इसको कैलकुलेट करता हूं, 3 पे 3 100% पूरा हो जाएगा। 0.2/2/30 वी कैन सी 2/3, 106 is to 2/3 that is. So that becomes the answer of our question. I hope the question is clear. आप देख सकते हैं परसेंटेज को लेकर हमारा डिस्कशन डे बाय डे ग्रो किया है। काफ़ी अभी तक वीडियोस हमने इस टॉपिक पे रिकॉर्ड किए हैं और आप डेफिनेटली इस बात का बहुत अच्छा एडवांटेज ले रहे हैं। मैं अपने शब्दों को आज के दिन यहीं पे विराम देता हूँ। आने वाले दिनों में फिर से परसेंटेज पे कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने लाने का भाव है। विद दीज वर्ड्स, हैव अ गुड डे। थैंक यू फ्रेंड्स।